हेलो दोस्तों, वेलकम टू एडिफाई एकेडमी फॉर कॉमर्स। दोस्तों, आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं क्लास 12 इकोनॉमिक्स, जो 2024 में आप लोग के पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट सवालों का जवाब हम यहाँ पे पीडीएफ में बना करके लाए हैं ताकि आप लोग का हेल्प हो जाए एग्जाम में। दोस्तों, याद रखना, इस वीडियो में हम सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन को ही कवर करेंगे जो 5 मार्क्स का आप लोग का एग्जाम में 8 क्वेश्चन पूछा जाता है। 5 इंटू 8 40 मार्क्स का लॉन्ग आप लोग का आता है, जिसमें से 6 क्वेश्चंस में आपका ऑप्शन रहेगा, लेकिन कोई दो चैप्टर ऐसा होगा जहां पे ऑप्शंस नहीं रहेगा, सिर्फ एक ही क्वेश्चन रहेगा, उसको आपको करना है। तो हम लोग को पता है कि 8 चैप्टर से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, जिसमें से सबसे पहला चैप्टर है चैप्टर नंबर 4। तो आइए चैप्टर नंबर 4 का हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन हमको लग रहा है कि इस साल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। याद रखना, ये कोई एकदम 100% गारंटी नहीं है, ये मेरा अंदाजा से मतलब ये आने का चांसेस ज्यादा है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? स्टेट द लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। देखो, लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल हम क्लास में ऑलरेडी समझा चुके हैं। लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल का आप लोगों का आंसर यहाँ पे हम सब कुछ दे दिया, आप यहाँ से पढ़ लेना। लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल होता क्या है? ये लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन में है। इसमें कितना टाइप फॉर्म्स होता है? तो 3 फॉर्म्स होता है: इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। दोस्तों, याद रखना, ये तीनों को अच्छा से आपको क्या करना है? याद करना है ये तीनों को, क्योंकि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन भी एक लॉ है। वहां पे इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर है, फिर डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर है, देन क्या है? डिक्रीजिंग या फिर नेगेटिव रिटर्न्स टू फैक्टर। यहाँ पे स्केल है आप लोग का। दूसरा में वहां पे डिमिनिश था, यहाँ पे क्या है आप लोग का? कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल है। तो ध्यान से पढ़ना, ठीक है। सब आंसर हम ऑलरेडी यहाँ पे आप लोग के लिए दे चुके हैं। इसको आप लोग का जो पीडीएफ यहाँ पे आप लोग को शो किया जा रहा है, ये पीडीएफ हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल देंगे ताकि आप लोग वहां से निकाल के आराम से पढ़ लेना, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है? लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल आने का चांसेस है। आपका आंसर यहाँ तक है, इसको यहाँ तक आपको लिखना पड़ेगा। याद रखना सर, आंसर बहुत ज्यादा बड़ा लग रहा है, 2 पेज 3 पेज का है। आपको लिखना पड़ेगा 2 3 पेज, क्योंकि 5 मार्क्स का एग्जाम है, तो इतना आसान नहीं होने वाला है, ध्यान देना, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। चलिए, दूसरा क्वेश्चन क्या हम लोग का? चांसेस क्या है? इकोनॉमीज ऑफ स्केल पूछने का बहुत ज्यादा चांसेस है कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या होता है। तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल, इकोनॉमीज का मतलब क्या होता है कि लार्ज स्केल में जब आप प्रोडक्शन करोगे ना, तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स देखने को मिलेगा। तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल का सबसे पहले आपको डेफिनेशन लिख देना है यहाँ तक का। इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? डिस इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? इकोनॉमीज में क्या होता है? जैसे जैसा प्रोडक्शन बढ़ाओगे आप, इंक्रीज करोगे प्रोडक्शन इनपुट्स को बढ़ाओगे, तो आपको क्या लगेगा? एवरेज कॉस्ट फॉल हो जाएगा, एवरेज कॉस्ट कम लगेगा, ठीक है। लेकिन एट अ टाइम, एक सर्टेन लेवल के बाद आप अगर प्रोडक्शन बढ़ाओगे तो आपका एवरेज कॉस्ट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इसी को क्या बोलते हैं? डिस इकोनॉमी। और फर्स्ट पॉइंट क्या है? इकोनॉमी है। अब इकोनॉमी जो होता है लार्ज स्केल में, वो 2 टाइप्स का होता है: इंटरनल इकोनॉमीज, एक एक्सटर्नल इकोनॉमीज, ठीक है। तो इंटरनल इकोनॉमिक्स क्या होता है? जब आप प्रोडक्शन करोगे तो आपको इंटरनली मतलब फैक्ट्री के अंदर आपको क्या क्या बेनिफिट्स देखने को मिलेगा। तो उसका पहला पॉइंट क्या है? टेक्निकल इकोनॉमीज। टेक्निकल इकोनॉमीज में क्या होता है कि आपको कैसे मशीन्स वगैरह बड़ा पैमाने में आप बिजनेस करोगे तो टेक्निकल इकोनॉमीज आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। बाय प्रोडक्ट जो आप लोग का जो वेस्ट मटेरियल है वो कम हो जाएगा मशीन से यूज करने में। मैन मेड करोगे तो थोड़ा मटेरियल ज्यादा लगता है, यही सब है। दूसरा पॉइंट है आपका इंटरनल इकोनॉमीज में कि मार्केटिंग आपका अच्छा से होता है। लार्ज क्वांटिटी में अगर करोगे तो आपका मार्केटिंग इजी हो जाता है। फाइनेंशियल इकोनॉमी, आपको बैंक्स वगैरह में इजीली आपको लोन वगैरह, शेयर मार्केट से पैसा आप उठा सकते हो। फाइनेंस रिस्क, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आपका कम हो जाएगा। रिस्क स्प्रेड होगा। रिस्क कैसे स्प्रेड होगा? आप अगर बड़ा पैमाने में बिजनेस कर रहे हो, तो आप एक चीज का तो बिजनेस कर रहे नहीं हो। मान लो आप लैपटॉप का भी बिजनेस कर रहे हो, और आप मान लो क्लोथ का भी बिजनेस कर रहे हो। अगर क्लोथ का बिजनेस में आपको बेनिफिट नहीं मिल रहा है, तो आप लैपटॉप का बिजनेस से ज्यादा पैसा कमा लोगे, तो आपका रिस्क क्या हो जाएगा? स्प्रेड हो जाएगा। मैनेज करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। बड़ा बड़ा एम्प्लॉय लोग आएगा जो स्किलफुल रहेगा, प्रोफेशनल एम्प्लॉयज लोग आएगा, तुम्हारा जो तुम्हारा बिजनेस को अच्छा से सुपरवाइज करेगा, कोऑर्डिनेट करेगा, बिजनेस को अच्छा से चलाएगा। तो ये सब इंटरनली जो भी आपको बेनिफिट मिल रहा है वो सब आपका इंटरनल इकोनॉमी से। एक्सटर्नल इकोनॉमीज में आपको क्या मिलता है? जो बाहर से आपका फैक्ट्री के बाहर से जो आपको बेनिफिट मिलता है उसको क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल इकोनॉमीज, ठीक है।
एक्सटर्नल इकोनॉमीज में पहला क्या है, इकोनॉमीज ऑफ लोकलाइजेशन। आप अगर बिजनेस कर रहे हो, देखो इंडस्ट्री वगैरह वो सब जगह में खुलता है जहाँ पे पॉपुलेशन कम रहता है। क्यों? क्योंकि वहां पे लेबर्स वगैरह सस्ता में मिल जाता है, पोर्ट वगैरह ट्रांसपोर्ट वगैरह करने में इजिली पड़ता है। तो ये इकोनॉमीज ऑफ लोकलाइजेशन हुआ कि जगह के एतबार से उसको क्या बेनिफिट्स मिला। दूसरा क्या, इकोनॉमीज ऑफ इंफॉर्मेशन। आपको इंफॉर्मेशन मिलता है कि मार्केट में कौन सा प्रोडक्ट चल रहा है, कितना कॉस्ट वगैरह है, ये बेनिफिट मिलता है। तीसरा आपका डिवीजन ऑफ लेबर, काम को आप बांट देते हो अलग अलग डिवीजन में। अब एक बंदा तुम्हारा पैकिंग भी कर रहा है, मेकिंग भी कर रहा है। यही काम अगर लार्ज स्केल में करोगे तो एक बंदा सिर्फ पैकिंग करेगा, एक बंदा तुम्हारा मेकिंग करेगा, तो दोनों अपना अपना फील्ड में क्या हो जाएगा, एक्सपर्ट हो जाएगा। तो ये बेनिफिट्स आपको मिलेगा। एंसिलरी इंडस्ट्री, जो छोटा मोटा इंडस्ट्री है वो भी आपका जैसे मान लो आप क्लोथ का बिजनेस कर रहे हो, तो क्लोथ का बिजनेस के लिए कॉटन वगैरह का, सिल्क वगैरह का इंडस्ट्री भी आपका काम करेगा, तो एंसिलरी इंडस्ट्री का भी ग्रोथ होगा। ये सब आपका इंटरनल और एक्सटर्नल इकोनॉमीज। अगर आपका एग्जाम में आने का चांसेस क्या है कि व्हाट आर द इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या होता है, तो आपको पूरा ही लिखना होगा, इंटरनल इकोनॉमीज भी लिखना होगा और एक्सटर्नल इकोनॉमीज भी लिखना होगा, मतलब यहाँ तक का। तो ये हुआ चैप्टर नंबर 4 से दो क्वेश्चंस। अब आते हैं हम लोग तीसरा क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4 से, जो बहुत ज्यादा चांसेस आने का, ये है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। हम बोले इस चैप्टर में दो लॉ, एक लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल जो हम लोग ऊपर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, दूसरा है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का दूसरा नाम क्या है, थ्री स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन भी इसको बोलते हैं, ठीक है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कौन दिया था, सर अल्फ्रेड मार्शल इसको कंसेप्ट दिया था। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में क्या होता है, ये शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन है। लॉ ऑफ रिटर्न इसके लॉन्ग रन था, ये क्या है, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन है। यहाँ पे हर फैक्टर फिक्स वेरिएबल नहीं रहेगा, एक फैक्टर फिक्स रहेगा, बाकी सब वेरिएबल रहेगा, ठीक है। यहाँ पे भी तीन स्टेजेस है आपका, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल एंड देन नेगेटिव। वहां क्या था, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू, सॉरी हम गलत बोल दिए, यहाँ तीन स्टेज है, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर, फिर क्या डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर, और लास्ट क्या नेगेटिव रिटर्न्स टू फैक्टर। वहां क्या था, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, डिमिनिश सॉरी कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, देन डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल था। यहाँ क्या, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर, डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर, नेगेटिव रिटर्न टू फैक्टर। तो इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर क्या होता है, जैसे जैसे हम लोग इनपुट्स बढ़ाएंगे आउटपुट उससे ज्यादा निकल करके आएगा, ये क्या हुआ, इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर। डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर, नेगेटिव रिटर्न। अब इसका काउजेस भी आप लिख दीजिएगा, थोड़ा सा इसको इलेबोरेट भी कर दीजिएगा। फुल यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर, डिवीजन ऑफ लेबर्स वगैरह को आप अगर इलेबोरेट कर दोगे तो ज्यादा बेटर होगा, आपका आंसर यहाँ तक कवर हो जाएगा। ये हुआ आपका चैप्टर नंबर 4 का कंप्लीट, हम लोग का लॉन्ग क्वेश्चंस का इंपॉर्टेंट जो आने का चांसेस इतना कर लोगे तो होप सो इसी में से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट जो चैप्टर है, जो 5 मार्क्स का आने का है, हम लोग के एग्जाम में जो पूछा जाने वाला चैप्टर है, वो चैप्टर नंबर 10 है। चैप्टर नंबर 10 में सबसे पहला क्वेश्चन आपका चांसेस है इस बार आने का, फीचर्स ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन। ये क्वेश्चन अगर आ गया तो बहुत इजी हो जाएगा। प्रे करो कि यही क्वेश्चंस आप लोग का एग्जाम में आए। फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, ये आप लोग क्लास 11 से पढ़ते हुए आ रहे हो। फीचर परफेक्ट कंपटीशन क्या है, परफेक्ट कंपटीशन वो मार्केट है जहाँ लार्ज नंबर ऑफ बायर, लार्ज नंबर ऑफ सेलर सेल करता है होमोजेनस प्रोडक्ट यूनिफॉर्म प्राइस में, नो रिस्ट्रिक्शन या फ्री एंट्री फ्री एग्जिट है फर्म का। यही सब मतलब जो है आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, होमोजेनस प्रोडक्ट। और क्या आपका इन्फिनाइट नंबर ऑफ बायर, इन्फिनाइट नंबर ऑफ सेलर है, ठीक है। और क्या है भाई साहब, फोर्थ में इन परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट ऑल बायर के पास फुल इंफॉर्मेशन है, मतलब कोई बायर सा सेलर इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता मार्केट को, ठीक है। फिफ्थ क्या है, परफेक्ट कंपटीशन में हर फैक्टर्स क्या होता है, परफेक्टली मोबाइल है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं हम लोग। सिक्स पॉइंट क्या है तुम्हारा, परफेक्ट कंपटीशन में प्रोडक्शन कॉस्ट सिर्फ ओनली कॉस्ट है, और भी कुछ एडवर्टीजमेंट ट्रांसपोर्ट कॉस्ट नहीं होता है इस मार्केट में। ये आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। दूसरा क्वेश्चन क्या है आप लोग का, लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम। ये भी आने का चांसेस इसलिए ज्यादा क्योंकि लास्ट है शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम हम लोगों का एग्जाम में पूछ चुका है, तो इसलिए लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम आप लोग का इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम क्या होता है, यहाँ पे लॉन्ग रन, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम में तुम्हारा तीन प्रॉफिट देखने को मिलता है, नॉर्मल, सुपर नॉर्मल और लॉसेज। लेकिन लॉन्ग रन में सिर्फ कौन सा इक्विलिब्रियम कहाँ पे लाई करता है, नॉर्मल प्रॉफिट में ही तुमको देखने को मिलेगा, सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट में। अगर कोई फर्म ज्यादा नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा कमा रहा है तो बहुत सारा मार्केट में न्यू इंटर हो जाएगा, उसके वजह से तुम्हारा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट वापस नॉर्मल प्रॉफिट में आ जाता है। या फिर अगर लॉस कोई मार्केट में चल रहा है तो बहुत सारा एग्जिस्टिंग फर्म मार्केट छोड़ करके चले जाता है, जिसकी वजह से लॉसेस किस में वापस आ जाता है, नॉर्मल प्रॉफिट में। मतलब सर लॉन्ग रन ऐसा पीरियड है जहां पे एक फर्म ऑपरेट करता है सिर्फ और सिर्फ किसमें, नॉर्मल प्रॉफिट में ही ऑपरेट करता है।
ठीक है। इसका डायग्राम्स वगैरह हम सब कुछ बता दिए। तीन कंडीशन होता है लॉन्ग रन में, प्राइस इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, एमसी तुम्हारा अपवर्ड राइजिंग होना चाहिए, और प्राइस एवरेज कॉस्ट के भी बराबर होना चाहिए। ये आपका कर्व है, लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट है ये, ठीक है। और तुम्हारा लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट ये रहा आपका यू शेप का। दोनों मीट कर रहे हैं इस पॉइंट पे, यही इक्विलिब्रियम पॉइंट है। उस पॉइंट में तुम्हारा एवरेज रेवेन्यू, एवरेज कॉस्ट और लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट तीनों ही क्या है, बराबर है। ये इक्विलिब्रियम का पॉइंट है, इसी को हमने क्या किया है, इलेबोरेट किया है। ये जो आपका ट्राइंगल नजर आ रहा है PSQO, ये जो ट्राइंगल है आप लोग का, यही क्या आपका नॉर्मल प्रॉफिट है। जितना कॉस्ट हुआ उतना ही आपका क्या हुआ, रेवेन्यू भी कमाया। ये नॉर्मल प्रॉफिट, सॉरी लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने का चांसेस है। दो क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट नहीं, वो क्वेश्चन यहाँ टाइप करने हम भूल गए, आप लोग क्वेश्चन यहाँ से देख लेना। डिस्कस शॉर्ट रन सप्लाई कर्व। शॉर्ट रन सप्लाई कर्व फर्म का परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, ये क्वेश्चन आने का चांसेस है। शॉर्ट रन सप्लाई कर्व भी अगर सिर्फ पूछा तो यही आंसर लिखेगा। शॉर्ट रन सप्लाई कर्व क्या होता है, एवरेज कॉस्ट के, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर जो भी मार्जिनल कॉस्ट का शेप जा रहा है वही को क्या बोलते हैं हम लोग, शॉर्ट रन सप्लाई कर्व बोलते हैं। आप लोग का आंसर यहाँ पे हम डाल दिए। आप लोग से उम्मीद है कि आप लोग अपने अपने क्लास में जहां भी पढ़े होंगे वो सर आप लोग को इजिली अच्छे से समझाए होंगे। आप लोग को आंसर मटेरियल हम दे दिए ताकि आप लोग यहाँ से रेड कर करके भी आंसर एग्जाम में लिख सकते हो। देख लो ये जो हाईलाइटेड पॉइंट है, ये वाला यहाँ से, ये पॉइंट क्या है तुम्हारा, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का मिनिमम पॉइंट है। यहाँ से ले कर करके आपका जो ऊपर जा रहा है ये डार्क कलर, S4 S3 S2 S1, यही आपका क्या शॉर्ट रन सप्लाई कर्व है। इसका पूरा डेफिनेशन वगैरह हम यहाँ पे दे चुके हैं। शॉर्ट रन सप्लाई कर्व, इसी पॉइंट को आपको क्या बोलते हैं, मिनिमम पॉइंट ऑफ एबीसी को हम लोग कौन सा पॉइंट बोलते हैं, शट डाउन पॉइंट बोलते हैं। कौन सा पॉइंट, शट डाउन पॉइंट। और इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ नो प्रॉफिट नो लॉस, मतलब नॉर्मल प्रॉफिट का पॉइंट भी बोलते हैं यहाँ इसको। सब हम यहाँ पे इलेबोरेट कर दिए हैं, आप लोग देख लेना, ठीक है। ब्रेक इवन पॉइंट इसको क्या बोलते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट भी बोलते हैं। ये पॉइंट को ब्रेक इवन पॉइंट या पॉइंट ऑफ नो प्रॉफिट नो लॉस, नॉर्मल प्रॉफिट भी बोल सकते हैं ये वाले को। चलिए, ये आपका चैप्टर 10 का तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग पढ़ लिए। अब आते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 13 का, मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट। मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट क्या होता है, ये आप लोग चैप्टर नंबर 13 में अच्छे से पढ़े होंगे। हम यहाँ पे आंसर आप लोग का अपना नोट्स का दे दिए हैं, यहाँ पे आप लोग निकाल लेना। सर ये आंसर थोड़ा बड़ा है, हाँ ये आंसर थोड़ा बड़ा है क्योंकि चैप्टर 13 थोड़ा टफ चैप्टर है आप लोग के सिलेबस में, इसलिए इसका आंसर्स को भी थोड़ा बड़ा रखे हैं। ऑलमोस्ट मतलब 4-5 पेज का आंसर है ये, ठीक है। सब पूरा लिखना होगा। अरे आप 5 पेज पढ़ोगे तो 5 पेज थोड़ी ना लिखोगे, आप पढ़ोगे 5 लिखोगे 3, उसमें से मार्क्स मिलेगा 2 पेज का। तो कोशिश करना अच्छे से लिखने का, बाकी कोशिश प्रे करना कि ये क्वेश्चन नहीं आए। उसके बदले आप लोग का दूसरा क्वेश्चन ये आ जाए, वाई लेबर सप्लाई का बैकवर्ड बेंडिंग, ये आने का बहुत ज्यादा चांसेस है इस ईयर, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान दे कर करके इसको अच्छा से पढ़ लीजिएगा, वाई लेबर सप्लाई का बैकवर्ड बेंडिंग। देखो लेबर सप्लाई का बैकवर्ड बेंडिंग क्यों होता है, तुम्हारा वेज रेट एक लिमिट तक का बढ़ा देने की वजह से लेबर ज्यादा सप्लाई करता है, उस टाइम में अपना लीजर को सेक्रीफाइस करता है, लेकिन एट एक पॉइंट के बाद वो क्या करता है, अपना लीजर को चूज करता है और अपना प्रोडक्शन को रोक देता है। इस वजह से लेबर सप्लाई का देखिए आपका क्या है, बैकवर्ड बेंडिंग हो जाता है, ठीक है। इसको अच्छा से देख लेना, आंसर सब हम डाल दिए हैं, ध्यान से पढ़ लेना ये वाला। ये क्यों होता है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की वजह से, और एक आपका होता है इनकम इफेक्ट की वजह से। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एंड वन क्या है, इनकम इफेक्ट कहाँ गया, एक सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है एंड सेकंड है आपका इनकम इफेक्ट। लेबर सप्लाई का बैकवर्ड बेंडिंग क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट की वजह से, ठीक है। आगे आते हैं हम लोग चैप्टर 14 से। आपका इस बार आने का चांसेस क्या, नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना है, वैल्यू एडेड मेथड पूछे या फिर प्रोडक्शन मेथड पूछे, दोनों का मतलब क्या है, सेम है। ये आपका आंसर रहा प्रोडक्शन मेथड्स वगैरह का, ठीक है। वैल्यू एडेड मेथड यहाँ से स्टार्ट है, आपको एग्जांपल्स के साथ पूरा लिखना पड़ेगा। याद रहे आपको प्रिकॉशन भी लिखना पड़ेगा, इस ये आंसर आएगा तो आपको प्रिकॉशन भी लिखना पड़ेगा। वैल्यू एडेड मेथड में क्या क्या प्रिकॉशन है, देन आपका यहाँ तक का आंसर कंप्लीट होगा। ये हुआ पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 14 से, नेशनल इनकम से, डिफिकल्टी इन मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। देखो ये अगर क्वेश्चन आएगा ना, डिफिकल्टी इन मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, तो आप डायरेक्ट डिफिकल्टीज लिखना शुरू मत कर देना ये पॉइंट वाइज।
आप पहले क्या करना, नेशनल इनकम का डेफिनेशन लिख देना, और ये भी लिख देना कि नेशनल इनकम तीन वे में कैलकुलेट होता है। एक सेंसस ऑफ इनकम मेथड, सेंसस ऑफ प्रोडक्शन मेथड जिसको वैल्यू एडेड मेथड बोलते हैं, एक सेंसस ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड। ये तीन मेथड से नेशनल इनकम कैलकुलेट होता है। तीनों का मतलब जो है तुम्हारा ये आंसर क्या आता है, सेम आता है लास्ट में कि नेशनल इनकम कितना आया। लेकिन हम लोग क्या लिखेंगे, नाउ द डिफिकल्टीज ऑफ मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम आर एज फॉलोज। देन हम लोग डिफिकल्टीज लिखना शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 6 पॉइंट तक का हम यहाँ पे लिखे। क्या क्या पॉइंट है पढ़ लेते एक बार। बार्टर सिस्टम को इंक्लूड नहीं मतलब करना बहुत मुश्किल हो जाता है। कुछ वैल्यू हम लोग सोल्व नहीं करते हैं, बल्कि आपस में क्या करते हैं, लेन देन कर लेते हैं, तो वो भी हम लोग क्या करते हैं, रिकॉर्ड करना नेशनल इनकम में मुश्किल है। ट्रांसफर पेमेंट कैपिटल गेन को हम लोग रिकॉर्ड नहीं करते नेशनल इनकम में। इम्प्यूटेड गुड्स और सर्विसेज को हम लोग नेशनल इनकम में रिकॉर्ड करना बहुत मुश्किल हो जाता है, आइडेंटिफाई करना। अनसोल्ड स्टॉक का वैल्यू हम लोग क्या ले, मार्केट प्राइस ले या फिर तुम्हारा कॉस्ट प्राइस ले, वो प्रॉब्लम होता है। और तुम्हारा डिफरेंट मेथड्स का नेशनल इनकम बहुत ज्यादा डिफिकल्ट, डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स का अलग अलग वे है, तो वह तुम्हारा मुश्किल हो जाता है नेशनल इनकम कैलकुलेट करना। अब आते हैं चैप्टर 16। चैप्टर 16 बैंकिंग चैप्टर है, उसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आने का चांसेस, वो क्या है, सेंट्रल बैंक का फंक्शंस। सेंट्रल बैंक का फंक्शन हम यहाँ पे आप लोग का पूरा पॉइंट के साथ जैसे दिया हुआ है आपका नोट्स, कोशिश करिएगा एकदम ऐसे ही एक वन अटेम्प्ट में लिखने का, ताकि आपको मार्क्स पूरा फुल मिले। ये रहा आपका सेंट्रल बैंक का, यहाँ तक आप लोगों का आंसर है सेंट्रल बैंक का फंक्शंस। 7 पॉइंट है तो आपको एटलीस्ट 7 पॉइंट लिखना होगा 5 मार्क्स के लिए। ऐसा नहीं 5 मार्क्स का तो सिर्फ 5 ही पॉइंट लिखेंगे, ज्यादा लिख देना। दूसरा क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्रेडिट कंट्रोल सेंट्रल बैंक का। ये भी आने का चांसेस है। सेंट्रल बैंक क्रेडिट कंट्रोल दो मेथड से करता है, क्वांटिटेटिव मेथड है, क्वालिटेटिव मेथड। क्वांटिटेटिव मेथड में ये सारा पॉइंट है, क्वालिटेटिव मेथड में ये सारा पॉइंट है। हम पूरा डेफिनेशन के साथ एग्जांपल्स के साथ आप लोग का पूरा यहाँ पे लिख दिए हैं, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब आते हैं चैप्टर 18। चैप्टर 18 से क्या चांसेस है, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आने के चांसेस है, कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट का कंपोनेंट्स क्या है, तो कंपोनेंट्स ये रहा आपका, विजिबल आइटम, इनविजिबल आइटम, यूनिलेटरल ट्रांसफर, कैपिटल ट्रांसफर। आप डायरेक्ट कंपोनेंट्स लिखना मत शुरू कर देना, आप पहले बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में थोड़ा डिफाइन कर देना। नाउ द कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट आर एज फॉलोज, ये लिख कर करके ये डायग्राम बना देना, डायग्राम मतलब टेबल बना कर करके बस छोड़ देना। दूसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्या है इस चैप्टर से, तुम्हारा करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट का डिफरेंस। तो ये रहा आपका, पहले करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट का हम डिफिनेशन लिख दिए, उसके बाद हम लोग क्या किया, नेक्स्ट पेज में डिफरेंस लिखे। ठीक है, और डिफरेंस आपको पॉइंट ऑफ कंपैरिजन लिख करके या बेसिस ऑफ कंपैरिजन लिख करके ही करिएगा, ज्यादा अच्छा होगा। देन इस चैप्टर से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस बार आने का चांसेस क्या है, एक्सचेंज रेट डिटरमाइन कैसे होता है। एक्सचेंज रेट क्या होता है, ये रहा आपका आंसर। एक्सचेंज रेट भी थोड़ा बड़ा आंसर है, डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट। ठीक है, ये डायग्राम देख लेना आपका, ये डिमांड कर्व है, ये सप्लाई कर्व है, दोनों मीट कर रहा है पॉइंट ई पे, ये रहा पॉइंट ई। ठीक है, पॉइंट ई, इस पॉइंट पे आर आया यहाँ से, और यहाँ से आया है आपका, ये रहा आपका डिमांड। पॉइंट ई जो जहाँ पे सब मिला है, यही क्या होगा, इक्विलिब्रियम होगा। डिफाइन कर दिए हम डायग्राम को, देख लेना। चैप्टर 19 आपका प्रैक्टिकल है। चैप्टर 19 आपका क्या है बाबू लोग, प्रैक्टिकल है, जो कि तुम्हारा स्टैटिस्टिक्स पार्ट का है। वो आपको खुद से करना होगा पास्ट ईयर्स का। ठीक है, फ्रीक्वेंसी वाला ज्यादा अच्छे से कर लेना, चांसेस वही है इस बार आने का। व्हाट आर द काउजेज ऑफ परसिस्टेंस ऑफ पॉवर्टी। लास्ट चैप्टर जो आप लोग का 5 मार्क्स से पूछा जाने वाला चैप्टर है, वो है चैप्टर नंबर 20। चैप्टर नंबर 20 जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, परसिस्टेंस ऑफ पॉवर्टी, क्या क्या वजह है पॉवर्टी का इंडिया में लाई होने का, तो ये सारा पॉइंट है। सर सिर्फ पॉइंट लिखेंगे मार्क्स मिलेगा नहीं, इसको आपको इलेबोरेट भी करना होगा। और इसको आंसर कहाँ मिलेगा सर, ये आपको बुक्स में मिलेगा, आपको बुक से पढ़ना होगा। हम पॉइंट यहाँ लिख दिए, पॉइंट आपको याद करना होगा, अंदर का मटेरियल आपको बुक से पढ़ के खुद से लिखना होगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, इनइक्वालिटी का क्या काउजेस है। देखना इनइक्वालिटी का जो काउजेस है ना, मोटा मोटी तुम देखोगे तो सेम ही होता है जो पोवर्टी का वजह है। अनएम्प्लॉयमेंट का भी सेम ही होता है तुम्हारा, पोवर्टी, इनइक्वालिटी, अनएम्प्लॉयमेंट तीनों ही इंटर रिलेटेड वर्ड है। तो इन लोग का काउजेस मोटा मोटी क्या होता है, सेम ही होता है। जो पॉइंट्स वगैरह थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, लेकिन ऑलमोस्ट पूरा सेम रहता है अंदर का मटेरियल। दूसरा क्वेश्चन क्या, डिस्कस द गवर्नमेंट मेजर टू इरेडिकेट इनइक्वालिटी, मतलब गवर्नमेंट क्या क्या मेथड्स को यूज किया है, किस लिए, इनइक्वालिटी को दूर करने के लिए। तो पहले हम लोग काउजेस लिख दिया, जिसको रीजन बोलते हैं। और दूसरा क्या 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 पॉलिसी गवर्नमेंट मेजर किया, इसको भी आपको क्या करना पड़ेगा, बुक से पढ़ कर करके इलेबोरेट
करना होगा, ये सब बुक से पढ़ना होगा। तो ये हम लोग का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का सीरीज था कि यही सब क्वेश्चंस आप लोग का आने वाला है बोर्ड्स में। इसको अच्छा से तैयार कर लेना। हमको लग रहा है कि इसमें से आप लोग का आराम से 6-7 क्वेश्चन आराम से लड़ जाएगा। आंसर के साथ हम पीडीएफ का डिस्क्रिप्शन में आप लोग को पीडीएफ डाल देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग वहां से जाकर डाउनलोड कर लेना और अच्छे से इसको याद कर लेना, लर्न कर लेना, या प्रैक्टिस एक बार एटलीस्ट करके ही जाना। तो ये रहा आप लोग का आज का वीडियो। होप करते हैं काम आएगा आप लोग का। इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ज्यादा से ज्यादा, ताकि वो लोग भी इसका बेनिफिट उठा सके। ठीक है, चलिए आज यहीं तक का वीडियोस रखते हैं। बाय बाय।